बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 11। हम लोग पिछली क्लास से एग्जांपल्स कवर कर रहे थे और हमने एग्जांपल नंबर 11.6 तक मामलात देखे थे। अब उससे आगे एग्जांपल नंबर 11.7 को आज हमने डिस्कस करना है कि एग्जांपल नंबर 11.7 में क्या हो रहा है। तो 11.7 में एक फ़िगर बनी हुई दिखाई देती है पेज नंबर 35 पर। एक स्क्वायर सा बना हुआ है जिसके 4 एजेस पर चार्जेस मौजूद हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी गई हैं। Q1 इज़ इक्वल टू 0.024 माइक्रोकूलम, Q2 इज़ इक्वल टू 0.04 माइक्रो, Q3 इज़ इक्वल टू -0.03 माइक्रो एंड Q4 इज़ इक्वल टू 0.04 माइक्रो। ये 4 चार्जेस इस स्क्वायर के किनारों पर मौजूद है। जैसे कि स्क्वायर यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 4 किनारों पर ये चार्जेस इस तरह से रख दिए गए हैं। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने इस पॉइंट O पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। दरमियान में जो ये मिड पॉइंट है यहाँ पर पोटेंशियल O की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और चीज़ जो डाटा के अंदर गिवन है वो ये है कि Q1 से Q2 का फासला, Q2 से Q3 का फासला, Q3 से Q4 का फासला और Q4 से Q1 का फासला, ये सब बराबर हैं। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में पड़ा हुआ है और हर एक फासला 1.5 मीटर्स का है। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर Q1 से Q2 तक, 1.5 मीटर Q2 से Q3 तक, Q3 से Q4 तक भी 1.5 मीटर है और Q4 से Q1 तक भी 1.5 मीटर है। अब अगर हम लोग पॉइंट O पर पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं तो पॉइंट O का जो पोटेंशियल है वो इन तमाम के तमाम चार्जेस की वजह से होगा। यानी कि यहाँ पर उसका रिजल्टेंट आ रहा होगा, यहाँ पर ओवरऑल आपके पोटेंशियल की वैल्यू आ रही होगी। तो वो फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, हमें इन चारों के चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि चार्ज 1 की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है, चार्ज 2 की वजह से कितना आ रहा है, चार्ज 3 की वजह से कितना आ रहा है और चार्ज 4 की वजह से कितना आ रहा है। इन तमाम के तमाम पोटेंशियल को हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। सो KQ1 ओवर R1, KQ2 ओवर R2, KQ3 ओवर R3, KQ4 ओवर R4, इन चारों को हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट O आ जाएगी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मसला है वो ये है कि हमें R की वैल्यू नहीं मालूम। R क्या है, Q1 से O तक का फासला, इसको हम R1 कह देते हैं। Q2 से O तक का फासला, इसको हम R2 कह देते हैं। Q3 से O तक का फासला, इसको हम R3 कह देते हैं और Q4 से O तक का फासला, इसको हम R4 कह देते हैं। चारों के चारों R बराबर होंगे। बराबर होने की वजह कि हमारे पास पॉइंट O मिड पॉइंट है, स्क्वायर का मिड पॉइंट है। तो Q1 से O का फासला जिसको हम R1 कह रहे हैं, इस तरह Q2 से O का फासला जिसको हम R2 कह रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं। इस तरह ही ये R3 के बराबर है और इस तरह ही ये R4 के बराबर है। तो इस R की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो AO लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर ये AO बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस R है। हम एक R यहाँ पे निकाल दें, यानी कि R1 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लें तो बाकी तमाम के तमाम R इसके बराबर आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, आप देख सकते हैं Q1, Q4 और Q3 इन तीनों के मिलाकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। Q1, Q4 एंड Q3 इन तीनों को मिलाकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अगर मैं AC की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, यानी Q1 से Q3 का डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकता हूं। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस भी 1.5 की है और परपेंडिकुलर भी 1.5 का है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, AD और DC की जगह पर 1.5 और 1.5 पुट कर दिया। 1.5 और 1.5 पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट आया उसको डिवाइड बाय 2 किया गया है। डिवाइड बाय 2 करने की वजह क्या, कि हमें डिस्टेंस बेसिकली Q1 से O तक का चाहिए था। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें डिस्टेंस A से लेकर C तक या फिर Q1 से लेकर Q3 तक मिलता है। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हमें Q1 से O तक का डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, Q1 Q3 तक तो जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पर यही किया गया कि इस डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर दिया गया है। तो व्हाट वी हैव गॉट, हमें मिल गया AO इज इक्वल टू 1.060 मीटर्स। ये हमारे पास रिजल्ट आया। सारी वैल्यूज़ चूँकि हमारे पास ऑलरेडी मीटर्स में है तो ये रिजल्ट भी आपके पास मीटर में ही आएगा। उसके बाद
अब पोटेंशियल निकालनी है। पोटेंशियल निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि तमाम के तमाम चार्जेस की वजह से पॉइंट ओ पर अलग अलग पोटेंशियल निकाल ली जाए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये थोड़ा सा बेहतर है, उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख के उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इनिशियली थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। इस सारे में से के कॉमन आ सकता है, के को हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी हमारे पास क्या बन गया, Q ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस Q3 ओवर R3 प्लस Q4 ओवर R4। ये चारों के चारों हमने लिख दिए। अब चूंकि हमने पहले कहा था कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 है, चारों के चारों R आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे R's को एक R से रिप्लेस करेंगे और उस R को हम बाहर निकाल लेंगे। तो वी विल गेट V इज इक्वल टू K ओवर R इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये चारों के चारों चार्जेस इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। नाउ जस्ट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर Q's की वैल्यूज़ को पुट करें, Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यूज़ को पुट करें और उसको K से मल्टीप्लाई करके, K की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके R से डिवाइड कर दें, तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वैल्यूज़ ऑलरेडी बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आपने वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देना है। तो Q1 की वैल्यू 0.024, Q2 की वैल्यू 0.04, Q3 की वैल्यू -0.03 एंड Q4 की वैल्यू 0.04। इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें। K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, इससे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें R के रिजल्ट से। R की वैल्यू क्या आई थी, 1.060। ये R की वैल्यू आपके पास आई थी, इस R की वैल्यू से इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो 593.9 वोल्ट्स आ रहा है। ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 11.7। थोड़ी सी टेक्निकल थी, तो इसको आपने अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है किस तरह से स्क्वायर बनता है, और हमने पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड क्यों किया। अक्सर जो गलती होती है वो ये होती है कि 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो डिस्टेंस पूरे का पूरा AC तक आ जाता है, जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमें AO तक का डिस्टेंस चाहिए, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 11.7। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.8 पर। एग्जाम्पल नंबर 11.8 निस्बतन सिंपल एग्जाम्पल है। इलेवन 11.8 में क्या कहा गया, 11.8 में आपको एक पार्टिकल बताया गया है जिसके ऊपर 3e के बराबर चार्ज है। एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये 3e की वैल्यू निकल आएगी या q की वैल्यू निकल आएगी। तो 1.6 10 की पावर -19, तो ये हमारे पास पूरी की पूरी Q की वैल्यू निकल आई कि इतनी वैल्यू का एक चार्ज है आपके पास। करना क्या है, फास्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। ये चार्ज आपका 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये मूविंग चार्ज है और किसकी वजह से मूव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। कितने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, 5 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये मूव कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैलकुलेट इन जाउल द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल। हमने जाउल में एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल निकाल ली है कि कितनी एनर्जी इस मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो कि पार्टिकल मूविंग है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, तो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Q डेल्टा V के बराबर होगा, तो वही हमने यहाँ पर कर देना है, इसको Q डेल्टा V से मल्टीप्लाई कर देना है। ये एग्जाम्पल आपकी एग्जैक्टली इस तरह से ही है जिस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जाउल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये कितने जाउल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 3e की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। अगर मैं Q की वैल्यू 3e पुट करता हूँ और डेल्टा V की वैल्यू में 5 वोल्ट्स पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दें, या दूसरे अल्फाज में कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा,
1.6 10 की पावर -19 कूलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बुक में आपके लिखा हुआ है 2.4 10 की पावर -18 जाउल्स। 2.4 10 की पावर -18 और कूलम इंटू वोल्ट बन जाता है जाउल्स। तो ये आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब ये काम इस तरह से भी हो सकता था कि चूंकि हमने ऊपर Q की वैल्यू निकाल ली थी 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये पूरी की पूरी वैल्यू आप Q की जगह पुट कर देते तब भी आपके पास रिजल्ट आ जाता। सिस्टमेटिकली करने का मकसद ये था ताकि आपको पता लगे कि पहले हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर हम जाउल में जाने के लिए क्या करते हैं। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्जन किस तरह से करेंगे। तो ये हमारी अब एग्जाम्पल नंबर 11.9 है। वो के मुताबिक एग्जाम्पल नंबर 11.9 में क्या बताया गया है, उसमें आपको कुछ इस तरह का सर्किट दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमारे पास 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। कैपेसिटर C1, उसके बाद हमारे पास 2 कैपेसिटर C2 एंड C3। तो आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज सोर्स है उसके साथ कैपेसिटर C1 सीरीज़ में है। उसके बाद आगे जाके जंक्शन जो है, जिस जंक्शन का मैं नाम देता हूँ जंक्शन A, जंक्शन A पर जाकर ये 2 कैपेसिटर्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी यहाँ पर जंक्शन A के बाद 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो C1 की कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 15 माइक्रोफैरड, C3 की कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 8 माइक्रोफैरड, जबकि वोल्टेज जो कि पॉइंट A और B के दरमियान में ड्रॉप हो रहा है वो V2 है जिसकी वैल्यू 20 वोल्ट्स हमें गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें इसके अंदर V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि वो वोल्टेज जो कैपेसिटर C1 के क्रॉस आ रहा है। जब ये वोल्टेज हम फाइंड करेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करने में हेल्प मिलेगी कि ओवरऑल कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है जो सोर्स V से आ रहा है। इसके अलावा सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है वो सेकेंड थिंग हमारा C2 है, कैपेसिटेंस 2 की या C2 की वैल्यू कितनी है। ओके, तो लॉजिकली स्पीकिंग एक्चुअल में हमें यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है। एक V1 की वैल्यू, दूसरी टोटल वोल्टेज एंड तीसरी C2 यानी कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस। सो लेट अस स्टार्ट। इसको स्टार्ट किस तरह से करेंगे, स्टडी को सिस्टमेटिकली समझना है कि सिस्टमेटिकली इसमें हो क्या रहा है। जब हम लोग यहाँ तक बात करते हैं यानी कि वोल्टेज सोर्स से चलते हैं और पॉइंट A तक की बात करते हैं, इस पॉइंट A तक आते आते आप देख रहे हैं कि सारा कुछ आपको सीरीज़ में नज़र आ रहा है। ठीक है, जब सारा कुछ सीरीज़ में नज़र आ रहा है और हमें चार्ज की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये 600 माइक्रोकूलम्स का जो चार्ज है ये चार्ज सोर्स से चलेगा और पॉइंट A तक एज इट इज़ आएगा। ये 600 माइक्रोकूलम का चार्ज पॉइंट A तक एज इट इज़ पहुंचेगा, यानी पूरे का पूरा चार्ज C1 के अंदर से गुजरेगा। इसका मतलब क्या है, C1 के अंदर से गुजरने वाले चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है जो कि 600 माइक्रोकूलम है। सो वी नो चार्ज, हमें Q की वैल्यू मालूम है। सेकेंडली हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है जो कि 15 माइक्रोफैरड है। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम वोल्टेज V1 निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर C1 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Q/C1। Q हमारे पास कितना है 600 माइक्रोकूलम, तो Q की जगह पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे और C1 की जगह पर 15 माइक्रोफैरड पुट कर देंगे। दोनों वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें, यू विल गेट 40 वोल्ट्स। ये 40 वोल्ट्स का वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ये 40 वोल्ट्स का वोल्टेज यहाँ पर अपेयर हो रहा है, यानी कि कैपेसिटर C1 के क्रॉस ये ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया। नाउ वी कैन सी फ्रॉम हियर के पॉइंट यहाँ से लेकर C1 के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ उसकी वैल्यू 40 वोल्ट्स आ गई और A और B के दरमियान में ये ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू 20 वोल्ट्स आ रही है। तो टोटल वोल्टेज कितने हो गए, इन दोनों को सम कर देंगे 40 + 20 यानी कि टोटल 60 वोल्ट्स पूरे के सर्किट में ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सोर्स जो वोल्टेज हमें डिलीवर कर रहा था वो 60 वोल्ट से, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, V = V1 + V2। V1 वो वोल्टेज जो कि C1 के क्रॉस ड्रॉप हुए और V2 वो वोल्टेज जो C2 और C3 के क्रॉस ड्रॉप हुए हैं। याद रखें C2 और C3 दोनों जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, दैट विल बी 20 वोल्ट। ठीक है, तो 40 + 60 विल गिव यू 60 वोल्ट्स, यानी जो हमने सोर्स लगाया हुआ है वो सोर्स 60 वोल्ट्स का है। उसके बाद
नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करना है, अब हमने C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें C2 के अंदर से गुजरने वाले चार्ज की वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहाँ से कौन सा चार्ज गुजर रहा है उस चार्ज की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। यूँ समझ लें कि हमें एक्चुअल में Q2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है कि Q2 कितना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें Q2 फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पहले Q3 के अंदर से गुजरने वाला चार्ज मालूम करेंगे। Q3 के अंदर से चार्ज किस तरह मालूम किया जा सकता है, यहाँ पर देखें C3 जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, जबकि वोल्टेज V2 जो कि C3 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, C3 इंटू V2 करेंगे, C3 इंटू V2 करेंगे तो हमें जो सा है Q3 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि वो चार्ज जो कि कैपेसिटर C3 के अंदर से गुजरेगा, वो चार्ज जो कि कैपेसिटर C3 के अंदर से गुजरेगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो करके देखते हैं क्या होता है। C3 की वैल्यू कितनी थी, 8 माइक्रोफैरेड, जबकि V2 की वैल्यू हमें 20 वोल्ट्स गिवन थी। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गया, 160 माइक्रोकूलम। ये चार्ज C3 के अंदर से गुजर गया। ठीक है, हमारे पास टोटल चार्ज जो आ रहा था वो टोटल चार्ज कितना था, 600 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद कितना C3 के अंदर से गुजर गया, C3 के अंदर से 160 माइक्रोकूलम गुजर गया। तो बाकी कितना बचा, बाकी बच गया 440 माइक्रोकूलम। तो ये 440 माइक्रोकूलम चार्ज किधर गया, ये चार्ज C2 के अंदर से गुजरा है। तो C2 के अंदर से कितना चार्ज गुजर रहा है, 440 माइक्रोकूलम। दोबारा बता रहा हूँ, हमने टोटल चार्ज जो दिया हुआ था वो 600 माइक्रोकूलम था जो कि जंक्शन A तक पहुंचा। यहाँ पहुँच कर उसने तकसीम हो जाना है, C2 में भी जाना है और C3 में भी जाना है। तो C3 की जो डिटेल्स गिवन थी तो उसके लिए हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास 160 माइक्रोकूलम आई। 160 माइक्रोकूलम चार्ज C3 के अंदर से गुजर गया है, तो बाकी जो चार्ज बच जाएगा वो सारे का सारा C2 के अंदर से गुजरेगा। तो वो चार्ज की वैल्यू हमने ये निकाल ली, दैट इज़ 440 माइक्रोकूलम। अब चार्ज पता लग गया है और वोल्टेज हमें पहले से मालूम थे, यानी कि C2 के अंदर से गुजरने वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और वोल्टेज हमें ऑलरेडी मालूम है 20 वोल्ट्स। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कैपेसिटेंस C2 फाइंड कर लेंगे। सो C2 इज इक्वल टू Q2 बाई V2। यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, 440 माइक्रोकूलम, और V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 वोल्ट्स। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो C2 की जो वैल्यू आती है वो 22 माइक्रोफैरेड आती है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसको गौर से देखना है। इसके बाद 11.10 हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक कैपेसिटर दिया गया है जो कि 6 माइक्रोफैरेड का है, उसको हमने चार्ज कर दिया, उसकी कैपेसिटेंस के मुताबिक उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज डिपॉजिट कर दिया है। फिर क्या किया, उसके बाद हमने एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर लिया जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड थी और उस अनचार्ज कैपेसिटर को हमने कैपेसिटर C1 के साथ पैरेलल में लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, पॉइंट A और B के दरमियान में हमने C1 और C2 लगा दिए। ये दोनों हमने पैरेलल में लगा दिए हैं। जब हमने C1 और C2 को पैरेलल में लगाया तो चार्ज जो कि C1 के अंदर हमने स्टोर किया था पहले, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह क्या है कि ये दोनों कैपेसिटर्स यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। दोनों चूँकि पैरेलल में आ गए हैं तो दोनों के क्रॉस आने वाला वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस सिनेरियो को इस्तेमाल करते हुए हमने V की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस या वो कॉमन वोल्टेज कितना है जो कि पॉइंट A और B के दरमियान में आ रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास चार्ज कैपेसिटर की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड थी, इसको हमने चार्ज कर दिया। उसके साथ पैरेलल में जो कैपेसिटर लगाया उसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड आ गई। ठीक है, अब पहले क्या फाइंड करेंगे कि C1 के क्रॉस कितना चार्ज आया है, यानी जब हमने उसको चार्ज कर दिया, C1 को जब हमने चार्ज कर दिया तो चार्ज करने के नतीजे में उसके ऊपर कितना चार्ज डिपॉजिट हो गया। तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V कर देंगे। तो C1 की और V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0.0012 कूलम। सी हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जो चार्ज हमने इसके अंदर C1 के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो कि कैपेसिटर पैरेलल में लगाए गए हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2।
आपने देखा था जब हमने सीरीज़ में कैपेसिटर लगाए थे तो कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड की जाती थी, हम तमाम के तमाम कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस को ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर यही काम किया, C1 + C2 कर दिया। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रो, C2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 9 माइक्रो फैरेड। यानी ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगाने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आई है वो 9 माइक्रो फैरेड की आ गई है। ठीक है, अब कैपेसिटर क्योंकि पैरेलल में लग गए हैं तो C1 का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें से कुछ चार्ज C2 के पास आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक नया पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और B के दरमियान में क्रिएट होगा, जिसे हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने फाइंड करना था। तो उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, V = Q/C इक्विवेलेंट करके। Q वो टोटल चार्ज था जो यहाँ से पॉइंट A से एंटर हुआ था और इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो हमारे पास ये टोटल वो चार्ज है और ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था, ये आ गया। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई है 9 माइक्रोफैरेड, वो हमने यहाँ पुट कर देनी है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी तो व्हाट वी विल गेट 133.3 वोल्ट्स। ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि पॉइंट A और B के दरमियान में अपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर एक बात और जो कि देखने की है कि हमारे पास जो Q = C1V लिखा था, उसके अंदर जो V की वैल्यू हमने पुट की थी वो कहाँ पर दी हुई है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। इसको मैं V1 का नाम देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। V1 = 200 वोल्ट्स, ये डाटा के अंदर गिवन है। ये V1 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, यानी C1 × V1 करेंगे तो हमारे पास ये Q की वैल्यू आएगी। बाकी प्रोसीजर इस तरह से ही प्रोसीड करेगा जिस तरह से मैंने आपको समझा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेक्चर नंबर 17 हमारा आज का कंप्लीट हो रहा है। एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर की। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। 18 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। स्पीड थोड़ी सी माइट भी ज़्यादा हो ताकि इस चीज़ को टाइमली कवर किया जा सके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।